हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर वीकेंड इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं ताकि हमें अच्छे से पता लग पाए कि किस तरह से हमें स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करना है। आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया लास्ट वीक की तरह, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आने वाले टाइम्स में भी आप इसी तरह से थोड़ा और इकोनॉमी को बेहतर जानते रहोगे एंड अपनी इस इकोनॉमी की प्रिपरेशन को और भी बेटर करोगे, राइट। तो अगर हम बात करें 27 जून से लेके 3 जुलाई की, यानी कि जो पिछले हफ्ते, मतलब ये पूरा हफ्ता क्या चला, तो इकोनॉमी में ना एक मेजर इशू था। और वो किस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स आए, वो थे रिगार्डिंग जीएसटी। अब जीएसटी के रिगार्डिंग ऐसा क्यों हुआ? देखो, एक तो ना पिछले हफ्ते 28 और 29 जून को, ठीक है, ये 2 दिन क्या हुआ, ये 2 दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जो कि 47th ऐसी मीटिंग थी जो चंडीगढ़ में हुई थी, राइट। उसके साथ ही साथ अगर आपने नोटिस किया हो, हमारे यहाँ जीएसटी आया कब था? देखो, जीएसटी की जो फाइनल इंप्लीमेंटेशन करके जो स्टार्टिंग हुई थी, बेसिकली कह सकते हैं, वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को, ठीक है जी। तो आज क्या है? अभी तो देखो 3 जुलाई हो गया ना, 3 जुलाई 2022। तो एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, 5 साल हो गए इसको, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ एक जीएसटी कॉम्पनसेशन का इशू था, ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ना कि पिछले एक हफ्ते में कितनी बार जीएसटी मल्टीपल रीजंस की वजह से न्यूज़ में आया है, राइट। तो एक पॉइंट बन जाता है कि हम जीएसटी को ना बहुत अच्छे से एक बार देख लें। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी मेंशन किया है कि जीएसटी सर समझ नहीं आता, जीएसटी बता दीजिए। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जीएसटी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके बिल्कुल एडवांस लेवल तक करंट अफेयर्स के साथ लिंक करते हुए जानने का। साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आप सभी से कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी ने कुछ बोला था कि अगर एमसीक्यूज भी सर प्रैक्टिस हो जाएं इसी करंट अफेयर्स फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा और बेटर लगेगा कि किस तरह से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स की, या कैसे कर रहे हैं, राइट। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और रियलाइज करा दूं कि जो हमारा जीएसटी टॉपिक है ना, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2020 का जरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया कि जीएसटी के पीछे का क्या रैशनल था, सॉरी जीएसटी कंपनसेशन के पीछे का, जो जीएसटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ कंपनसेशन की बात कर रहा है, वो डिस्कस करेंगे हम क्या होता है। साथ ही साथ और 2020 में क्या इश्यूज आए थे और किस तरह से इसने नई फेडरल टेंशन्स को क्रिएट किया था, ये सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19 हमें डिस्कस करनी थी। उससे जस्ट एक साल पहले 2019 की बात देख लो। 2019 में पूछा गया कि कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम किया गया जीएसटी के अंदर और क्या इसकी रेवेन्यू इंप्लीकेशंस होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना हम आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जीएसटी भी समझ लेंगे, जीएसटी काउंसिल क्या होता है ये भी समझ लेंगे, कॉम्पनसेशन सेस का मुद्दा क्या होता है इसको भी समझ लेंगे, और इसके आसपास के जो चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीएसटी से। अब जीएसटी आप जानते हो क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। और इसको लाने के पीछे का उद्देश्य पता क्या था? इसको लाने के पीछे का रीजन था कि हम चाहते थे एक तरह से ना वन नेशन वन टैक्स, या इवन आप वन मार्केट भी कह सकते हो, कि एक तरह का ना ऐसा बोलने की कोशिश करी गई थी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, उस केस के अंदर हमारे पास एक प्रकार का ही टैक्स हो, कि पूरे नेशन के लिए वन सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स हो। अगर आपको ये नहीं पता कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है या इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, डायरेक्ट टैक्स ना ऐसा होता है जो आप डायरेक्टली क्या करते हो, सामने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जैसे मान लो गवर्नमेंट हो गया, तो गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली पे कर रहे हो। जैसे कि आप एग्जांपल सोचो, आप अपना इनकम टैक्स पर भरते हो, मतलब आप नहीं भरते, चलो आपके पेरेंट्स होंगे, आपके भाई बहन होंगे, कोई इनकम टैक्स भरता होगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स कैसे भरते हो? डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरते हो ना, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स इसको बोलते हैं, या कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। यानी कि इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर जो टैक्स का बर्डन है ना, वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर टैक्स आपके ऊपर लिया जाएगा ना आपसे, तो आपको ही बर्डन है, आपके ऊपर ही बर्डन है कि आप उसको भरो। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स की, यहां पर बीच में एक कोई और आ जाता है। जैसे मान लो आपने पार्ले जी का बिस्कुट खरीदा, तो पार्ले जी के बिस्कुट के ऊपर भी तो टैक्स लगा, पर क्या आपने वो टैक्स दिया गवर्नमेंट को? देखो, टेक्निकली तो आपकी जेब से गया, पर दिया किसने? वो जो बंदा था, मतलब जो दुकान वाला था, उसने दिया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यहां पे आपने बर्डन ना शिफ्ट कर दिया, कि इस बंदे पे बर्डन डाल दिया कि अब तेरी बारी, अब तू देगा जाके टैक्स गवर्नमेंट को, ठीक है जी। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया कि डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, यहां बर्डन शिफ्ट नहीं होता। जो जिस बंदे पे टैक्स लेवी हो रहा है, ठीक है ना, इसको लेवी बोलते हैं, जिस बंदे पे टैक्स लेवी हो रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पेमेंट की फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में यहाँ पे बीच में कोई हमारा जैसे दुकानदार हो गया वो आ गए,
तो जीएसटी क्या है? जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं जीएसटी। और डायरेक्ट टैक्स के क्या एग्जांपल है? जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सारे क्या जाते हैं? डायरेक्ट टैक्स के अंदर। समझ आ गया? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वापस चलते हैं, वन नेशन वन टैक्स समझ गए थे कि किस तरह से ये इनविसाज किया जा रहा है, वन नेशन वन टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में, और एक तरह का सिंगल टैक्स होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर नेशन। साथ ही साथ इसमें एक प्रकार की मार्केट बनेगी, क्योंकि जब हर जगह टैक्स देखो सिमिलर लग रहा है। अब ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में टैक्स अलग है, तमिलनाडु में जो जीएसटी मतलब जीएसटी से पहले की बात हो रही थी तो वहां पे टैक्सेस अलग होते थे। महाराष्ट्र में कुछ अलग टैक्सेस हैं, पंजाब में अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट में कोई अलग टैक्स चल रहा है, बिहार में कोई अलग चल रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे एक कॉमन यूनिफाइड मार्केट बनाने की बात करी गई थी ताकि एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स हो पूरे होल नेशन के लिए, ठीक है ना। तो यानी कि जैसे ही ना कोई चीज मैन्युफैक्चरर से मान लो, ठीक है, जैसे कोई चीज प्रोड्यूस करी जा रही है मैन्युफैक्चरर के द्वारा और फिर वो जा रही है एंड कंज्यूमर तक, तो यहाँ पे जो गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई हो रही है ना, उसके सिंगल टैक्स लगे, इसके लिए था। मैं इसलिए बार बार सेम चीज बोल रहा हूँ ताकि आपको ना ये अंडरस्टूड हो जाए। काफी लोग ना यहाँ पे यही गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है या इस टाइप की गलतियां कर देते हैं, बट नहीं, आप अच्छे से अब समझ चुके हो। इसके साथ ही देखो, एक तरह का ये कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब एक एक करके समझते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव देखो इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत सारे टैक्सेस कवर हो गए, मतलब इट हैज सबस्यूम्ड मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सारे नहीं मैं कह रहा, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो नहीं भी हुए, बट मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज बीन सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। इस वजह से क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। ये मल्टीपल स्टेजेस पे लगता है तो इसलिए मल्टी स्टेज हो गया। साथ ही साथ ये है क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जैसे यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि जहां पे प्रोड्यूस हुआ उसकी बात नहीं हो रही, जहां पे इसको बेसिकली सेल किया गया। मान लो आप कोई भी सिंपल चीज सोचो, मान लो जैसे पार्ले जी का बिस्कुट ही है, तो पार्ले जी का बिस्किट कहाँ बिक रहा है? हो सकता है ना कि पार्ले जी का ऐसा हो कि वो महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, महाराष्ट्र में वो प्रोड्यूस हुआ, पर सेल कहाँ हुआ? सेल हुआ मान लो बिहार में, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे टैक्स लगेगा, कहाँ पे फाइनली? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होने की वजह से ये बिहार में फाइनली जो पे करना पड़ेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है ना। तो उसके डेस्टिनेशन के ऊपर है। यहाँ पे उल्टा भी लिख सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड है, जी नहीं, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसको ध्यान रखना, ठीक है जी। वैल्यू एडेड होता है कि कितना आपने ना हर पर्टिकुलर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड करी, ये चीज होती है। एंड लास्टली कास्केडिंग इफेक्ट, ये क्या होता है? डरना नहीं है, मैं अभी 5 मिनट में आपको क्लियर कर दूंगा कि कास्केडिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। उससे पहले जानने से पहले ना थोड़ा सा जीएसटी के बारे में और जानते हैं कि जीएसटी एक्चुअल में ना पास कैसे हुआ, ये क्या, इसके पीछे की बैकिंग क्या है। देखो चलते हैं थोड़ा सा ना पॉलिटी की तरफ, राइट। आपने लक्ष्मीकांत में थोड़ा सा तो बेसिक पढ़ा होगा, अगर ज्यादा डिटेल में नहीं भी पढ़ा, थोड़ी बहुत लक्ष्मीकांत तो डेफिनेटली आपको पॉलिटी आती होगी। अब आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि ठीक है ना, बहुत सारे तरीके की अमेंडमेंट हो सकती है, पर अभी मैं कंसर्न हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी? मैं हूं आर्टिकल 368 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा। आप बोलोगे बाद में कि नहीं और भी टाइप की अमेंडमेंट होती है, आई नो। यहां पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 की। आर्टिकल 368 के अगर अंदर आपने पढ़ा होगा कि कैसे अमेंड किया जाता है, तो इसके होते हैं 2 तरीके। पहला तरीका क्या है कि बेसिकली एक तरह से ना यहाँ पे क्या होता है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, यानी कि मतलब ना 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, और साथ ही साथ एक तरह से मतलब 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, राइट। ये होती है एक तरह की, मतलब एक तरह से इस तरह से अमेंड किया जाता है आर्टिकल 368 को। एक तरीका और होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें तो होती ही होती हैं, उसके अलावा क्या होता है, रेटिफिकेशन फ्रॉम मोर देन 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। और ये कैसे होता है, सिंपल मेजॉरिटी से या स्पेशल से? ये होता है बाय सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है ना। अगर देखो ये चीज थोड़ा आप अनक्लियर हो तो वैसे तो मैंने बता दिया, बट कहीं ना कहीं आप ना एक बार लक्ष्मीकांत में पढ़ लेना ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 अंदर कैसे होता है, आपको पता लग जाएगा कि एक तो ये पर्टिकुलर तरीका हो गया 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दूसरे के अंदर भी यही सारी चीजें, प्लस रेटिफिकेशन करवाना पड़ता है एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और इसके अंदर मुझे ये बताओ ये कब यूज करते हैं आर्टिकल 368 के अंदर, जब हम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से एटलीस्ट रेटिफिकेशन कब करते हैं? ये तब किया जाता है जब हमारे कुछ ना फेडरलिज्म के साथ रिलेटेड कोई चीजें होती हैं कि हाई कोर्ट के ऊपर कुछ इंपैक्ट आ रहा हो, या इस टाइप की जो फेडरलिज्म पे कुछ इंपैक्ट आए, उन पे तब हम बात करते हैं इस चीजों की, राइट।
अब एक चीज मुझे सोचो, एक चीज मुझे सोच के बताओ कि जैसे स्टेट के पास टैक्स की पावर है, ठीक है जी, कि किसी चीज पे टैक्स लगाना है, अगर ये टैक्स की पावर स्टेट से छीन के, मतलब छीन के ना बोल के आई वुड से कि स्टेट्स की जगह अगर हम थोड़ा सेंटर की तरफ दे दें, तो कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म का इशू हुआ या नहीं हुआ? ये बिल्कुल फेडरलिज्म का इशू है यार। तो यही तो जीएसटी है, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर भी तो यही हो रहा है कि एक तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबस्यूम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज कर रहे हो कि जो हमारी जो स्टेट्स थी ना, उनकी टैक्सेस की पावर को ये बहुत कम कर रहा है, राइट। तो इस वजह से हुआ क्या, ये इशू हुआ फेडरलिज्म का। तो यानी कि अगर हमें जीएसटी को पास करना था तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये कंडीशन तो करनी ही करनी है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। साथ ही साथ क्या करना पड़ा, साथ ही साथ रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इस वजह से जब हमने 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, ठीक है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें करी कि एक तो हमने वहां से 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर से भी हमें रेटिफाई करवाने की जरूरत पड़ी थी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत आती है, बट अब हमने पूरा क्लैरिटी के साथ समझ लिया कि ऐसे रेटिफिकेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है जी। 2016 में अप्रूवल मिल गया था पार्लियामेंट्री का, एंड अकॉर्डिंगली 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। ऑल्दो अगर बिल्स की बात करें तो ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल बिल था, राइट। बाद में अकॉर्डिंगली एक्ट बन गया तो 101st एक्ट हो गया। अब एक चीज आपको और नोटिस करनी है कि जीएसटी के अंदर ना कुछ स्लैब्स होती हैं, जैसे कि देखो एक तो होती है जैसे 0% मतलब किसी चीज के ऊपर जीएसटी लग ही नहीं रहा, तो एक तरह से इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो इसके अलावा कौन कौन सी स्लैब्स हैं, एक हो जाती है 5% की स्लैब, एक हो गया 12%, 18% और चौथा कौन सा है 28% की स्लैब, राइट। तो ये 4 डिफरेंट स्लैब्स होती हैं जो जीएसटी के अंदर आती हैं। इसके साथ ही साथ देखो जीएसटी में भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, जैसे सेंट्रल जीएसटी हो गया, स्टेट जीएसटी हो गया, इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया, ये सारी चीजें। अब जहां पे मैं बात करता हूं सेंट्रल जीएसटी की, तो ये एक तरह से क्या किया जाता है, ये लवाई किया जाता है एंड कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा, ठीक है जी। और जो हमारा एसजीएसटी होता है वो स्टेट्स के द्वारा, जो कि विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक है ना, कि जहां पे जो चीज बनी अगर उसकी कंजम्पशन वहीं पे हो जाती है तब हम उसके अंदर एसजीएसटी की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर क्या बात करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाईज, राइट, कि एक स्टेट से दूसरी जगह पे अगर जा रही है कोई दूसरी स्टेट में तो वहां पर क्या लगता है, इंटर स्टेट जीएसटी लगता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें थी रिगार्डिंग जो हमें थोड़ा बेसिक जानना था जीएसटी के रिगार्डिंग। और ये चीजें ना जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे इनको एक तरह से सेंटर और स्टेट्स आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे, राइट। पर कहीं ना कहीं आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो, आज हमने अभी तक जो भी पढ़ा, ठीक है, आपने यहां पे एक चीज नोटिस करी कि हमें पॉलिटी की भी थोड़ी जरूरत देखी हमने, ठीक है। बाकी इकोनॉमी तो है ही है जो पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सब्जेक्ट इस तरह से होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक रखते हैं। तो अगर हम जब चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ऐसा नहीं देखना कि इकोनॉमी अकेली अलग सब्जेक्ट है, पॉलिटी बिल्कुल अलग है, नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ काफी हद तक लिंक हो जाते हैं। देखो कहा भी जाता है, जैसे ना आपने बहुत ही एक फेमस कोट है कि आपकी हिस्ट्री क्या होगी ये कौन डिसाइड करता है, आपके वहां की ज्योग्राफी, राइट। या फिर इवन हमारी इकोनॉमी देख लो, इकोनॉमी कैसे डिटर्मिन होती है, ये वहां की हिस्ट्री से डिटर्मिन ही तो होती है। कि जैसे मान लो कि जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, सॉरी हिस्ट्री से नहीं ज्योग्राफी से, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, वहां पे अकॉर्डिंगली पेट्रोल वगैरह मिलने लग गया तो वहां की इकोनॉमी उस तरह से होने लगी। उसी तरह से जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ना, वो भी काफी हद तक इंटरलिंक्ड होती है, ठीक है ना। तो आपको भी जब पढ़ना चाहिए ना तो इसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपस में इस चीजों को आपस में इंटरलिंक करके सीखो। इवन जब हम ओनली आईएएस की टीम की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज रन किए जाते हैं तो उसके अंदर भी इन चीजों का खास ध्यान रखा जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे ना प्रारंभ बैच की, तो प्रारंभ बैच के अंदर क्या है, यहां पर आपको प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, एक तरह के इन सभी चीजों की ना आपको इंटीग्रेटेड मैनर में स्टडी करवाई जाएगी। तो एक तरह से आप बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और पूरा एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से आपको ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी हो पाएगी। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर जो कोर्स है ये आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन माध्यम में भी अवेलेबल है। तो जैसा आपको ठीक लगे, मतलब जो बच्चे डेफिनेटली ऑफलाइन आ सकते हैं वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन में अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे दिल्ली, वो उनके लिए जूम सेशंस के थ्रू, मतलब बेसिकली ऑनलाइन डाउट रेजोल्यूशन, वो सारी चीजें भी डेफिनेटली अवेलेबल हैं। तो 9 जुलाई आपकी ये लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, आप आके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, ये यहाँ पे डिफरेंट आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, इनको यूज करते हुए आप अपना
इस पर्टिकुलर कोर्स में डेफिनेटली एनरोल हो सकते हो। कुछ यहाँ पे मैंने फीचर्स भी इसके बता रखे हैं, जैसे टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसके अलावा भी सी सेट हो गया, या और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स सारे के सारे, मतलब ना ये एक तरह से वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाएगा आपका यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो जीएसटी हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमने उसमें सेंट्रल जीएसटी पढ़ लिया, स्टेट जीएसटी पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड जीएसटी पढ़ लिया, ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये रियलाइज करना जरूरी है कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स ऐसे थे जो जीएसटी के अंदर हमने सबस्यूम कर लिए। देखो यहाँ पे ना इस तरह से आप ना कैटेगराइजेशन कर सकते हो। कैटेगराइजेशन कैसे? कुछ ऐसे होंगे टैक्सेस जो सेंट्रल लेवल पे थे जो जीएसटी के अंदर आ गए, और कुछ ऐसे थे जो स्टेट लेवल में थे और वो जीएसटी के अंदर आ गए। एक तरह से आप देख रहे हो आंसर राइटिंग करते वक्त ना आपका आंसर में ना एक तरह से फ्लो दिखने लग गया कि आप कितने स्ट्रक्चर्ड मैनर में पॉइंट्स को लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि जो आपके मन में आया, अच्छा कौन से, जैसे ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कि कौन से टैक्सेस को सबस्यूम किया गया, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर दिया जो दिमाग में आया, अच्छा सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स लिख दिया, लग्जरी टैक्स लिख दिया। नहीं, आपने कैटेगराइजेशन बनाई यहाँ पे सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, और फिर फर्दर उनको आगे एक्सप्लेन किया। तो कहीं ना जो एग्जामिनर होगा आपसे डेफिनेटली इंप्रेस होगा कि इस बंदे को लिखना आता है, इसको बंदे को ना कैटेगराइजेशन करनी आती है, एक ना स्ट्रक्चर्ड मैनर दिखता है आंसर राइटिंग के अंदर। तो ये सारी चीजें भी आपको कहीं ना कोर्सेज के अंदर डेफिनेटली आपको ये कहीं ना कहीं साथ ही साथ सीखनी है, राइट। तो अगर बात करें, देखो सेंट्रल लेवल में कौन कौन से टैक्सेस को सबस्यूम किया गया, यहाँ पे देखो आप नोट कर सकते हो, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स को, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गया, एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। उसी तरह से कुछ स्टेट लेवल के टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राई टैक्स, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। देखो ये सारे के सारे ना अब जीएसटी के अंदर आ गए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको जानने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है। बाकी चीज़ें नाम से ही देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर है कि एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होगा, तो आप चीज़ें इनको थोड़ा गेस भी कर सकते हो। बाकी क्योंकि ये अब टैक्सेस उतने रेलिवेंट नहीं रहे, कंसिडरिंग कि ये जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो गए हैं, हमें इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और रियलाइज कर लो कि जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट जैसे कि अल्कोहल हो गया जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए चाहिए होती है, साथ ही साथ जो 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये नहीं है। आप जानते हो ना, अक्सर ये बात उठती रहती है कि पेट्रोल को जीएसटी में लेके आओ, डीजल को जीएसटी में लेके आओ तो डीजल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें अभी जीएसटी के अंदर नहीं हैं। जो अल्कोहल है वो भी अभी जीएसटी के अंदर नहीं है। आप देखते हो ना, जैसे कि दिल्ली में अलग टैक्सेस चलते हैं, कहीं गोवा में अलग टैक्सेस चलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरह से मतलब अल्कोहल एक वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू है, और उससे भी ना आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जीएसटी से बाहर है, राइट। तो ये समझ आया जीएसटी, ठीक है जी। ये चीजें पढ़ रहे थे, ये 5 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए थे। मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको कैस्केडिंग इफेक्ट बाद में समझाऊंगा, तो अब बारी आ गई है कैस्केडिंग इफेक्ट को समझने की कि किस तरह से जीएसटी के आने से हमारा जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो रिमूव हो गया है। समझो होती क्या है, देखो एक ना सप्लाई चेन को समझने की कोशिश करो कि अगर किसी चीज़ को हमें बनाना है तो वो कैसे बनेगी। पहले एक उसका मतलब ना जो रॉ मटेरियल का एक तरह से सप्लायर हो गया, ठीक है। ये पहले सप्लायर से फिर कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरर के पास, वो उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगा किसी प्रोडक्ट में, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर वो फाइनल रिटेलर के पास, और वहाँ से हम फाइनली इस चीज़ को खरीदेंगे। तो एक पूरा इस तरह से ना प्रोसेस होता है, राइट। तो इसमें देखते हैं कि क्या ये कास्केडिंग इफेक्ट कैसे आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ना टेक्निकल है, बट मैं कोशिश करूंगा आपको जितना कम से कम ना उसमें बता पाऊँ, उस हिसाब से समझा पाऊँ। बस थोड़ा सा मैं थोड़ी सी टेंशन चाहता हूँ, अगर आपने वो चीज़ समझ ली आप पक्का समझ जाओगे इसको कि कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। जैसे सोचो, मान लो रॉ मटेरियल है हमारे पास ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल हमने इनकी जैसे ना एक तरह से कह लो कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या, कि जहाँ से रॉ मटेरियल हमने परचेज किया कहीं से, ठीक है। तो जिस बंदे ने, ये मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल को परचेज किया, मान लो कितने में किया, 2000 रुपये में मान लो रॉ मटेरियल को परचेज किया, और इसके ऊपर ना एक मैं टैक्स मान के चल रहा हूँ कि मान लो सभी के ऊपर ना टैक्स लगता है कितना, 10% का, ठीक है जी। तो मुझे बताओ कि अगर 2000 के रॉ मटेरियल ये बंदा परचेज कर रहा है, इसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? अगर 10% है, बहुत ईजी है, 200 रुपये टैक्स पे करना होगा, वेरी इजी, ठीक है। तो यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू एक तो 2000 तो है ही है, बीच में 200 रुपये का टैक्स आ गया, तो ये हो गई 2200, राइट। फिर ये मान लो रॉ मटेरियल परचेज होने के बाद मैन्युफैक्चरर ने 2200 का प्रोड्यूस किया, फिर ये होलसेलर के पास गया, ठीक है जी। अब होलसेलर के पास मान लो जब आया तब ये 2200 रुपये का था, राइट। अब
इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर होलसेलर ने भी अपना कुछ मार्जिन रखेगा, ठीक है। तो मान लो कि होलसेलर ने मार्जिन रखा अपना 800 रुपया एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक तरह से ऐसा मान लो, ये वैल्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ, वैल्यू एडिशन कह लो, अपना प्रॉफिट मार्जिन कह लो, ये सारी चीजें इंक्लूड करके कि होलसेलर ने अपना मार्जिन रखा, मार्जिन या फिर वैल्यू एडिशन करी 800 रुपीज की, ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि अगर इसको 10% टैक्स पे करना पड़ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंगली इसको टैक्स कितना पे करना पड़ा, सोचो। देखो यहां पे रियलाइज करो, 2200 का ऑलरेडी प्रोडक्ट था, 800 रुपए इसने बीच में ऐड कर दिए, तो टोटल कितना बन गया, 2200 प्लस 800 3000। इजी सिंपल मैथमेटिक्स है ना। तो अब 3000 का 10% लेंगे टैक्स, वो कितना हो जाएगा 300, राइट। तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी बनी, 3000 तो वैसे ही थी, 2200 प्लस 800 प्लस 300 और कर दिया, तो वैल्यू कितनी बन गई 3300, ठीक है जी। इसकी वैल्यू होगी 3300। उसी तरह से फिर ये मान लो आगे गया रिटेलर के पास, यहाँ 33 ऑलरेडी 100 का प्रोडक्ट था, उसमें मान लो इसने 700 का अपना मार्जिन रखा। अब टैक्स कितने का आएगा, देखो 3300 ये था प्लस 700 4000। अब 4000 का क्या लेना है 10% टैक्स में, तो टैक्स आ गया इसका 400 रुपया। एंड तो टोटल इसको टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू सभी का ऐड 3300 प्लस 700 4000 प्लस 400 4400, ठीक है। अब ये फाइनली जाएगा कंज्यूमर के पास, राइट। यहां पे देखो ऑलरेडी प्रोडक्ट कितने का आया 4400 का, इसके ऊपर अब वैल्यूडेशन कितने की हो रही है, वैल्यूडेशन मान लो हो रही है 600 की, तो ये कितने का हो गया प्रोडक्ट 4400 प्लस 600 5000 का प्रोडक्ट हुआ। और 5000 का तो प्रोडक्ट हुआ, टैक्स कितने का हुआ, टैक्स हुआ ये 500 का, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी सभी का ऐड 5500। तो यानी कि जो फाइनल कंज्यूमर को जो वैल्यू मिलेगी ना, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 5500 का मिलेगा। और ये है देखो आम जिंदगी, ठीक है जी, यानी कि जीएसटी से पहले की जिंदगी। अब आ जाते हैं जीएसटी के बाद की जिंदगी, जहां पर हम क्या करते हैं, हम वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को वर्क करते हैं, ठीक है जी। तो वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर टैक्स लगता है, समझते हैं कैसे। यहां तक पहला पार्ट समझ आ गया ना, अगर नहीं समझ आया थोड़ा सा बस एक बार ना पीछे देख लेना, बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है, अगर बेसिक मैथमेटिक्स से क्लियर हो इजीली हो जाएगा। यहां पे देखो स्टार्टिंग तो 2000 से ही हुई, या एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। स्टार्टिंग कितने से हुई 2000 रुपए से ही। अब इसके ऊपर टैक्स कितना लगा 10% यानी कि 200, तो ये तो 2200 ही हुआ अभी तक यहाँ पे, ठीक है। होलसेलर के पास 2200 का मिला और वैल्यू एडिशन कितने की हुई 800 की। पर यहाँ पे देखो जीएसटी में फर्क यहाँ पे आ रहा है, क्या फर्क आ रहा है, जीएसटी में जो वैल्यू टैक्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। क्यों लग रहा है, तो यानी कि जो टैक्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ इस 800 रुपए के ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा ऐसा, क्योंकि ये एक तरह से ना स्टेप बाय स्टेप है, ये स्टेज बेस्ड है, यहाँ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लग रहा है। ये जो 2200 है इसके ऊपर तो आप ऑलरेडी पीछे ये टैक्स दे आए ना, यहाँ पे टैक्स दे तो दिया, ये 2200 के ऊपर ये जो था ये टैक्स ही तो दे के आए हो, तभी ये 2200 बना था। तो इसके ऊपर दोबारा टैक्स देने की क्यों प्रॉब्लम पड़ रही है, तो टैक्स किस पे देना है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स हमें देना है सिर्फ और सिर्फ इस 800 रुपए पे। तो टैक्स कितना हुआ 800 रुपए का 10%, ये हो गया 80। अब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बनी, प्रोडक्ट की वैल्यू बनेगी कितनी 2200 ये प्लस वैल्यू एडिशन किया 800 रुपए का, तो 3000 प्लस 80 ये बना 3080। वैल्यू कम हो गई ना, क्यों हुई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टैक्स किसके ऊपर लगा, वैल्यू एडिशन पे। तो रिटेलर के पास कितने का आया प्रोडक्ट, रिटेलर के पास प्रोडक्ट आया 3080 का, वैल्यू एडिशन हुई 700 रुपए की। और अब टैक्स किसके ऊपर लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 700 के ऊपर, इसका 700 का 10% दैट इज 70 रुपीज। तो ये कितना बना, ये बना 3080 प्लस 700 प्लस 70, ठीक है, ये बन जाएगा 3850, राइट। फिर ये 3850 यहां जाएगा, 600 का वैल्यू एडिशन होगा और 600 पे टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा 10%, यानी कि 600 का 10% 60, और ये फाइनल वैल्यू तीनों को ऐड 38,500 प्लस 600 प्लस 60, ये बन गया 4510। तो यानी कि जो प्रोडक्ट पहले 5500 का था वो 4510 का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है और इस वजह से कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया है। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2200 के ऊपर आप फिर से यहाँ 2200 जो था इसके ऊपर यहाँ पे दोबारा से टैक्स लगा के उसको 300 बना दिया, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाई जा रहे हो, तो कास्केडिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीएसटी में ये चीज रिमूव कर दी गई। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, ध्यान में क्या रखना है कि किस तरह से जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर देता है। अगर आपको एग्जांपल समझ आ गया विद वैल्यूज, आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो रहा है जीएसटी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, वैल्यू एडिशन के ऊपर।
अगर कन्फ्यूजन आई है और चाहते हो कि इसको समझना है, फिर भी एक बार पीछे रिवाइंड कर लेना, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी आया है, अगर छोड़ना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानना ये जरूरी था कि कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर रहा है जीएसटी, राइट। अब इसके साथ ही ना एक चीज लिंक्ड है, दैट इज आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ये चीज़ भी बहुत बार न्यूज़ में आती है जीएसटी के रिगार्डिंग ना, कि आईटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, वो करना है। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बट ध्यान से समझना इसको भी। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके से देखो, जैसे मान लो किसी को ना कोई मान लो किसी को टायर प्रोड्यूस करना है, तो टायर प्रोड्यूस करने के लिए उसको बहुत सारे इनपुट्स चाहिए होंगे। जैसे मान लो कि रबड़ चाहिए होगी, ठीक है ना, कुछ और थोड़ा बहुत, कुछ रबड़ में जो स्टील वगैरह लग रहा है वो चाहिए होगी। इस तरह से अलग अलग इनपुट्स चाहिए होंगे, ठीक है, नाम में है ना इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट्स के ऊपर कुछ हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, राइट। फिर जब हम इस जो टायर मैन्युफैक्चरर ने जब ये रबर खरीदी, स्टील खरीदी, इसके ऊपर कुछ टैक्स प्रोड्यूस किया, टैक्स पे किया। फिर फाइनली जब ये टायर इसने अपने कस्टमर को बेच दिया, तब यहां पर भी कोई इसको मतलब टैक्स पे करना पड़ा, मतलब कस्टमर को टैक्स पे करना पड़ा। सोचो, एग्जांपल से सोचो, मान लो जब इसने रबर खरीदी थी तो 100 रुपया वहां पे टैक्स पर दिया था, 120 रुपया स्टील के ऊपर और 80 रुपया किसी और चीज के ऊपर टैक्स दिया था। और जब फाइनल इसने टायर को बेचा तब वहां पे इसको टैक्स कितना देना पड़ा? 450, ठीक है। अब पर एक चीज रियलाइज करो कि सर 450 तो टोटल टैक्स देना है ना, ये 100 रुपया, 120 रुपया, 80 रुपया, यानी कि टोटल का सम कितना हुआ? 300 रुपया। ये 300 रुपये टैक्स तो ये ऑलरेडी पे नहीं कर रखा, बिल्कुल कर रखा है। इनपुट्स जब खरीदे थे उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे तो कर रखा है, तो 450 रुपये इसको टोटल करना था। तो कहीं ना कहीं इसको बाकी कितना पे करना पड़ेगा? देखो 450 टोटल करना था, 300 ऑलरेडी पे कर चुका है, तो टैक्स कितना पे करना है इफेक्टिवली? ये पे करना है इसको 150। तो ये जो 300 रुपया था ना, जो इसने इनपुट्स के ऊपर टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था, वो क्या बन गया इसका? इनपुट क्रेडिट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत बच्चों को ना दिक्कत आती है, समझ नहीं आता इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, पर सिंपल सा मतलब है, इनपुट्स के ऊपर मैन्युफैक्चरर ने कोई टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है। जब वो फाइनल प्रोडक्ट, जो टायर है, वो फाइनल कस्टमर को बेचेगा, तो जो उसके ऊपर टैक्स बना 450, उसमें से अगर वो माइनस करे जो ऑलरेडी उसने इनपुट्स के ऊपर टैक्स पे कर रखा है, तो सिर्फ उतना ही टैक्स उसको मैन्युफैक्चरर को फाइनली पे करना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट्स के ऊपर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, जो कि 300 रुपये था, वो क्या हुआ? वो उसका हुआ इनपुट क्रेडिट। समझ आ गया? ठीक है जी, ये इतना बस याद रख लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग इतना काफी है, राइट। ये बातें होगी जीएसटी की। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर जैसे जीएसटी है, अब कौन तय करता है ऐसे कि जीएसटी किसी चीज पे 5% कर गया हुआ है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है? ये कहां से तय हो रहा है? कौन करता है इन चीजों को डिसाइड कि कितने % रखना है? ये चीजें डिसाइड करी जाती हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, ठीक है। और जैसे ना जब हमने जीएसटी को पास किया था, तभी मतलब इस चीज को अकॉर्डिंगली ना साथ में ही ये चीज आ गई थी। और आपको रियलाइज क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A, ठीक है। इस पर्टिकुलर 279A के अंदर लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट साहब होंगे, ठीक है, जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अपॉइंट करेंगे, दैट इज जीएसटी काउंसिल, हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है ना। ये बाकी चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि क्या इसका प्रोसेस था जीएसटी को पास करने का, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। मेंबरशिप की बात करें, देखो फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, वो चेयरपर्सन है। साथ ही साथ इसमें ना अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, ये एक तरह की फेडरल बॉडी है। फेडरल बॉडी मतलब क्यों है, क्या है इसके अंदर ऐसा? देखो इसके अंदर है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन दोनों की है, मतलब यूनियन की तरफ से भी पार्टिसिपेशन है और हमारी जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन है। यहाँ से देख, जैसे निर्मला सीतारमण जी होगी, ठीक है ना, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होगी, साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं फाइनेंस के, वो भी सेंटर की तरफ से होते हैं। उसके साथ ही स्टेट की तरफ से भी कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। जनरली कौन होते हैं? जो हमारे वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, वो अकॉर्डिंगली हो सकते हैं, पर उसके अलावा भी कोई और अगर कोई नॉमिनेट करना चाहे स्टेट, तो उनको डेफिनेटली नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। और यही पर्टिकुलर जो जीएसटी काउंसिल होती है, यही रिकमेंड करती है यूनियन और स्टेट्स को कि ये चीज़ कितनी होनी चाहिए, 5% होना है, 12% होना है, 18 होना है, क्या होना है, किस चीज़ के ऊपर कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही किया जाता है। उसके अलावा जैसे स्टार्टिंग में देखो, ये डिसाइड करना था कि कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर सबस्यूम करना है, या अभी भी मतलब किस तरह से अगर ना मान लो कल को डिसाइड होता है कि पेट्रोल को लेके आना है, ये भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कल को हमारा
नेचुरल डिजास्टर आ गया या कोई, ठीक है, तो तब एक प्रकार का इसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर कुछ सेस लगाना हो। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स ही होता है ये भी एक तरह का, कि जैसे किसी ने ना जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मतलब यहाँ पे पर्पस डिफाइंड होता है, जैसे स्वच्छ भारत सेस हो गया। पर यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा हूँ, नेचुरल डिजास्टर अगर मान लो कोई आ जाता है तो उस वजह से अगर कुछ अलग से जीएसटी के लिए कोई स्पेशल रेट को डिसाइड करना होता है, या फिर एट द सेम टाइम हमारे जैसे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बेनिफिट के लिए, हिमालयन स्टेट्स जो हैं यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, इनके लिए क्या क्या रेट्स होने चाहिए या इनके इंटरेस्ट को कैसे इंप्रूव करना है, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं जीएसटी के अंडर ही डिसाइड होती हैं। जो रेट स्लैब्स हैं उनका जिक्र तो हम कर ही चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखो ये फेडरल बॉडी है, तो एक तरह से जो डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे सेंटर के विद स्टेट्स, उनको रिजॉल्व करने का, या स्टेट और स्टेट के भी इश्यूज हो सकते हैं, उनको रिजॉल्व करने में ये हेल्प करती है, राइट। थोड़ा सा ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्री परस्पेक्टिव, ठीक है, कि प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है कि किसकी कितनी वोटिंग पावर है। तो नोटिस करो जो हमारे सेंटर है ना 1/3 वोटिंग पावर है सेंटर की, एंड स्टेट्स की कितनी पावर है, जो रिमेनिंग हो गया 2/3 वोटिंग पावर। तो इसके अंदर देखो दोनों को ही ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, सेंटर को भी स्टेट्स को भी। और अगर कोई डिसीजन को लेना हो तो वहां पे 3/4 मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 75% हमें वोटिंग होनी चाहिए उसके फेवर में, तब जाके क्या हो सकता है, वो डिसीजन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और यहाँ पे कोरम की भी बात है, दैट इज 50% का कोरम होना चाहिए फॉर द टोटल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरह से स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके अंदर सेंटर का कितना है 1/3 वोटिंग पावर, स्टेट्स का कितना है 2/3 वोटिंग पावर, डिसीजंस लेने हो तो कैसे लिए जाएंगे 3/4 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है जी। ये आप ना फोटो भी देख सकते हो, अभी चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, 47th मीटिंग, ये देखो 28 और 29 जून, तो अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तब ये मीटिंग हुई थी, उसमें काफ़ी सारे डिसीजन लिए गए थे, वो भी हम एट द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर डिस्कस करेंगे। कुछ ना थोड़ा रीसेंट डेटा देख लेते हैं कि किस तरह से जीएसटी कलेक्शन क्या हो रहा है। आपने ना ये चीज़ें न्यूज़ में सुनी होगी कि इस बार ना रिकॉर्ड जीएसटी आया है, ठीक है ना, काफ़ी कुछ महीनों में इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं सुनने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूं कि सर सबसे ज़्यादा जीएसटी आज तक कब आया था, वो आया था ये 1.68 लाख करोड़। ये कब आया? ये आया अप्रैल 2022 में, ठीक है ना, अभी मतलब 3 महीने पहले 1.68 लाख करोड़। इवन ना काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ इस टाइप की पूछी भी गई थी, जो आरबीआई रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे बताया कि ये चीज़ पूछी गई कि मैक्सिमम आज तक का कितना था 1.68 लाख करोड़, दैट वाज इन अप्रैल। अभी जो जून का मंथ का ये आया है हमारे पास डेटा 1.44 लाख या 1.45 लाख, जो भी आप कहना चाहो, तो इतना डेटा इतना जीएसटी हमें कलेक्ट हुआ है 1.45 लाख करोड़। ये बाकी सालों का भी डेटा दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहो तो इसको भी देख सकते हो। ये इस पॉइंट पे मैं दोबारा से एक बार फिर से थ्रू द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर दोबारा से फिर से आऊँगा। इसके साथ ही देखो एक चीज़ होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जीएसटी पे करना है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाएगा, तो इस तरह से होता है कि आप हो, ठीक है, आप जो भी आपका सप्लायर है या जो भी आपका जो दुकान वाला है उसको आप एक तरह से पेमेंट करोगे और जीएसटी दोगे। फिर इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तरह से गवर्नमेंट को जीएसटी डिपॉजिट करे। पर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, क्या होता है कि जो हमारा सप्लायर है या सेलर है, ठीक है ना, सेलर बोल लो, जो सेलर है वो उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, पर जो हमारा बायर होता है, ठीक है, बायर के पास जीएसटी नंबर है, मतलब ये बायर एक तरह से रजिस्टर्ड है। इस केस में जब हमारा जो सेलर होता है, ठीक है, सेलर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी नंबर के साथ, पर जो बायर है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी नंबर के साथ, तो कहीं ना कहीं इस टाइम में क्या हो जाता है, जो बायर होता है ना वो डिपॉजिट करवाता है गवर्नमेंट के साथ जो भी टैक्स होता है, मतलब जीएसटी, फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बायर की, ठीक है ना। तो यही सेम चीज मैंने यहां पे लिख दी है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आप एक बार इसको पढ़ लो। व्हेन seller is not registered with GST number while buyer is registered with GST number, then buyer will have to deposit tax to the government। तो इसको बोल देते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, या क्या होता है, क्या पर्पस होता है, तो बस ये पर्टिकुलर लाइन आपसे पूछी जाएगी, और अगर इतना समझ आ गया दैट इज मोर देन एनफ फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे चलते हैं, एक होता है जीएसटीएन। अब जीएसटीएन की फुल फॉर्म क्या है, जीएसटी नेटवर्क, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये क्या है? देखो आप जानते हो
कि अब जीएसटी को इंप्लीमेंट करना है, इतनी सारी जीएसटी के अंदर अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उसके पीछे का कोई ना कोई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो किसी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, स्टेट गवर्नमेंट को देनी है, टैक्स पेयर्स को देनी है और स्टेक होल्डर्स को देनी है, इसके पीछे का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड किया जाता है जीएसटी नेटवर्क के द्वारा। और ध्यान में देने वाली जरूरत ये है कि ये एक तरह की एनजीओ है, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट के लिए रन कर रही है। तो अगर कल को इसका ना प्रॉफिट कुछ हो भी जाता है, वो री इन्वेस्ट हो जाता है बिजनेस के अंदर ही, ठीक है ना, कि फर्दर और इनोवेशन के लिए री इन्वेस्ट कर दिया। तो एक तरह की ये ध्यान देना है कि व्हाट इज इट, इट इज अ नॉन प्रॉफिट एंड अ नॉन गवर्नमेंट, ठीक है ना। कई बार यूपीएससी लिख देगा कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, ये नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे जो इक्विटी है, ठीक है ना, उसमें 24.5% के लगभग इक्विटी वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, प्लस जैसे जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं विद लेजिस्लेचर, मतलब दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सभी स्टेट्स के पास भी, और साथ ही साथ इनके साथ एक होती है एम्पावर्ड कमेटी, यहाँ पर इनके पास कितना होता है 24.5%। तो यानी कि 24.5% इनके पास, 24.5% इनके पास, तो यानी कि क्या हुआ 49% इक्विटी तो ये हो गया। और बाकी की जो 51% की इक्विटी है वो किसके पास है, वो है नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, ठीक है जी। तो अलग अलग जो भी इसके रिगार्डिंग होता है कि अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, एक तरह का बेसिकली ना एक पोर्टल बनाया हुआ है इन्होंने कि किस तरह से क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या टैक्स पेयर्स को क्या क्या सर्विसेज देनी है, रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्सेस को कैसे फाइल करना है, टैक्स डिटेल्स को मेंटेन करना, ये सारी की सारी किसके द्वारा रन करी जाती हैं, जीएसटीएन के द्वारा, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क क्या है, ये एक तरह से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। ये समझ रहेगा तो याद रहेगा, बहुत बढ़िया। एक चीज और देख लो, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। देखो कुछ ना बस ऐसी ना जीएसटी में ना एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड इसी वजह से लगता है क्योंकि बहुत सारी ना इसके अंदर टर्म्स यूज करी गई हैं। पर देखो अभी हमने क्या पढ़ा, इसके पहले जीएसटीएन पढ़ लिया तो क्लियर हो गया कि कुछ नहीं यार, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ा, यहाँ पर भी कुछ नहीं था, यही चीज थी कि जब सेलर नहीं होता रजिस्टर्ड और बायर होता है रजिस्टर्ड तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब यही चीजें जब हम पढ़ते हैं ना तो इन चीजों का मतलब पता नहीं होता, तो लगता है कि पता नहीं यार ये किस तरह का आर्टिकल लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पर अब हमने इन सभी का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ लिया है तो अब हमें आइडिया रहेगा। अब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का क्या मतलब है, देखो समझो, रेवेन्यू का मतलब भी पता है आपको, न्यूट्रल का मतलब भी पता है, ठीक है। तो आंसर निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक चीज सोचो, जैसे पहले जीएसटी से पहले ना जो भी मैकेनिज्म था, ठीक है, तो जीएसटी के आने से, मैकेनिज्म आने से पहले गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू होता होगा, ठीक है। अब जीएसटी आने के बाद भी गवर्नमेंट का कुछ रेवेन्यू है, ठीक है जी। अब ये ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि ये जो स्टार्टिंग वाला रेवेन्यू था जो जीएसटी के आने से पहले और जीएसटी से आने के बाद का जो रेवेन्यू है वो बहुत अलग अलग नहीं होना चाहिए ना। ऐसा ही होना चाहिए कि रेवेन्यू उसके आसपास ही रहे, तो एक तरह से रेवेन्यू मतलब न्यूट्रल रहे। तो इस तरह से जीएसटी के रेट्स को इस हिसाब से सेटअप करना ताकि जो रेवेन्यू है ना वो बेसिकली जो रेवेन्यू जनरेशन हो गवर्नमेंट का वो डिक्रीज ना करे, उसको क्या बोल देंगे, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। मतलब कहने का मतलब देखो, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब वो रेट जो जीएसटी के अंदर उस प्रकार की रेट को रखा जाए कि जीएसटी के अगर इंप्लीमेंट भी कर दें तो जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद भी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जनरेशन, वो कम नहीं होना चाहिए। दैट इज नोन एज रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ठीक है जी। बस इतना जान लेना काफी है, इससे ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, जीएसटी कॉम्पनसेशन का। इसको समझना ध्यान से, क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है, न्यूज़ में भी चल रहा है। देखो अब होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक तरह से जो हमारी स्टेट्स थी ना, उनसे एक तरह से हम कह लो कि उनसे ना जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी थी कि अलग अलग टैक्सेस लगाने की, वो एक तरह से उनसे चली गई। मतलब क्योंकि टैक्सेस को सब्स्यूम कर लिया गया ना, जो हमने डिफरेंट स्टेट टैक्सेस को देखे, तो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट था उससे पावर चली गई है अब, ठीक है ना, कुछ हद तक। तो कहीं ना कहीं उनको इंसेंटिवाइज भी तो करना जरूरी था कि आप अपनी जो पावर है, ये टैक्सेस की पावर है, इसको छोड़ो। तो कहीं ना कहीं इनको कुछ मतलब एक तरह से ना इनको इंसेंटिवाइज करना भी जरूरत था। और साथ ही साथ यहाँ पे इनको ये भी डर है कि स्टेट्स को, कि मान लो कि पहले हम 100 रुपया कमाते थे, मान लो जीएसटी से पहले, अब ऐसा नहीं होना जाना चाहिए ना कि जो स्टेट्स है वो जीएसटी के बाद सिर्फ 80 रुपये ही कमाई या उससे भी कम कमाई। तो यहाँ पे इशू आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने पता क्या बोला कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या होगा, तो हम आपको पैसा देंगे,
हम आपको एक तरह से देखो, कॉम्पनसेट का मतलब क्या होता है, कॉम्पनसेट यही मतलब होता है ना कि अगर आपका कोई नुकसान भी हो जाए तो मैं आपको कॉम्पनसेट कर दूंगा। तो यही चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी कि अगर कल को स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस भी हो जाता है तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो पहले 5 साल के लिए कंपनसेशन देगी अगर रेवेन्यू लॉस हो गया, जितना एस्टिमेटेड था उससे, मतलब उससे जो रेवेन्यू एस्टिमेटेड था उससे कम रेवेन्यू आया तो लॉस के लिए कॉम्पनसेट किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा इसको समझाता हूं थोड़ा सा। देखो, एक ना बेस ईयर ले लिया गया, मान लो 2015-16 बेस ईयर ले लिया गया, ठीक है। अब 2015-16 में ना मान लो यहाँ पे इसका था 100 रुपये, जो पर्टिकुलर हम जिस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मान लो बिहार है, बिहार का मान लो 2015-16 के हिसाब से इसका जो रेवेन्यू आ रहा था वो 100 रुपये आ रहा था। अब वहां से क्या डिसाइड किया गया कि हर साल 14% का इंक्रीज होगा। जैसे कि मान लो अगले साल इसका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, एस्टिमेट किया गया कि 114 होगा, उसके एक साल बाद 114 का 14% यानी कि 114 इंटू 1.14, ठीक है ना, इसको निकालना, ये अप्रॉक्सीमेटली 129 या 130 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज को किया गया कि एक्सपेक्टेड है ये कि इस साल अगर 100 है तो अगले साल 114 होगा, फिर अगले साल होगा 130, ठीक है। पर ये तो था देखो आइडियल सिनेरियो, ये तो इन्होंने ऐसा सोचा, पर क्या रियल सिनेरियो ऐसा ही होगा? नहीं, यहां पे तो चलो 100 ही है। अब हो सकता है अगले साल बिहार का जो जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद जो पैसा आए, हो सकता है वो पैसा आ जाए, मान लो 105 रुपये आया, ठीक है जी, तो होगा क्या, यहां पे एक्सपेक्ट कितना किया था 114, आया कितना 105, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 9 रुपये का। अब ये 9 रुपया क्या है, ये एक तरह का कॉम्पनसेशन है, ये कॉम्पनसेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब इंडियन गवर्नमेंट किसको देगी, बिहार गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि रेवेन्यू कितना होगा 114, पर आया कितना एक्चुअल में 105, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना गया कि जो 9 रुपये ना नहीं आए इनको, जो बिहार की गवर्नमेंट को नहीं मिले, वो क्यों नहीं मिले, क्योंकि इन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट किया, और जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से इनका रेवेन्यू हो गया कम। तो ये जो बाकी के 9 रुपये होंगे ना, ये कॉम्पनसेट किए जाएंगे और उस स्टेट को ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आया समझ? ये है जीएसटी कॉम्पनसेशन का मतलब। और यहाँ पे एक एक्ट को पास किया गया, जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट 2017, और पहले 5 साल यानी कि 2017 से लेके 2022, ठीक है ना, अभी जून 2022 तक की बात थी, जून 30 2022 तक इन स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया जाएगा अगर उनका कोई रेवेन्यू लॉस भी होता है, ठीक है ना। और ये जो पर्टिकुलर चीज़ इस एक्ट में लिख दी गई, और हर 2 महीने बाद इस तरह से हर स्टेट को जो भी उनका ना शॉर्टफॉल होगा, इस तरह से जो भी शॉर्टफॉल आएगा, जैसे इस केस में 9 रुपये था, वो अकॉर्डिंगली उनको कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। आई होप आपको कॉम्पनसेशन का मतलब भी पता लग गया होगा। एक चीज़ अगर आपके फिर दिमाग में आ रही होगी कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है ये पैसा, देखो इसके लिए क्या बनाया गया, इसके लिए एक तरह से ना कॉम्पनसेशन सेस कह लो, या कॉम्पनसेशन एक तरह से जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड बनाया गया, ठीक है। अब फंड में पैसा कहाँ से आएगा, अब फंड में पैसा आएगा सेस के थ्रू। सेस किस चीज़ के ऊपर, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ना कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, सिन गुड, लग्जरी गुड या डीमेरिट गुड्स। इस प्रकार से गुड्स को कुछ ऐसे बोला जाता है, जैसे कि आपका पान मसाला हो गया, ठीक है, हमारे जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, कुछ और जैसे मोटर कार्स होगी, कुछ लग्जरी व्हीकल्स हो गए, ठीक है, कुछ और भी नोटिफाइड इस तरह से और चीज़ें हैं, एरेटेड वाटर्स होते हैं, कोल होता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स या डीमेरिट गुड्स के अंदर क्लासीफाई करी गई हैं। अब कोई मान लो कोई बंदा टबैको खरीदता है, ठीक है ना, अब टबैको के ऊपर ना इसको कुछ सेस देना पड़ेगा, ठीक है, कुछ अलग से टैक्स देना पड़ेगा। मतलब सेस क्या होता है, एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स ही तो होता है, तो यानी कि टबैको के ऊपर ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। और इसका जो टैक्स ये सेस कलेक्ट किया गया, जो एक्स्ट्रा टैक्स आया ना, एक तरह से एक्स्ट्रा जो सेस आया, वो जाएगा इस फंड में, जीएसटी कंपनसेशन फंड में। अब इस फंड में से जो पैसा बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह से जब लोग टबैको खरीदेंगे, मोटर कार खरीदेंगे, पान मसाला खरीदेंगे, यहाँ से जो पैसा आएगा सेस से, वो इस फंड में जाता रहेगा, और इस फंड में से जो पैसा होगा वो अकॉर्डिंगली स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाएगा। वो याद है ना 9 रुपये मैंने अभी बताए थे कि 9 रुपये किसने देने हैं, गवर्नमेंट ने देने हैं, किसको, बिहार की गवर्नमेंट को। वो क्यों देने थे, क्योंकि उन्होंने जीएसटी इंप्लीमेंट किया। वो 9 रुपये आए कहाँ से, मोटर कार, टबैको, पान मसाला और अलग अलग तरह के सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स, डीमेरिट गुड्स पे एक तरह का सेस लगाया गया। वो सेस गया एक फंड में, उस फंड में से पैसा निकाल के वो 9 रुपये किसको दे दिए, वो बिहार की गवर्नमेंट को दे दिए। ये चीज़ होती है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस या जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है ना। देखो एक चीज़ कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर क्या इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, नहीं, इनके ऊपर भी लगता है। जैसे मान लो हो सकता है टबैको के ऊपर, मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, आपको जानने की जरूरत नहीं है, मान लो टबैको के ऊपर 28% का जीएसटी है एग्जाम्पल,
28% का जीएसटी तो देना ही देना है, इसके ऊपर कुछ सेस लग जाएगा, ठीक है, ये सेस जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बोलते हैं हम इसको सिन गुड्स। पर अब एक चीज आप नोटिस करो, ठीक है, अब फंड में पैसा होगा तब तो देते रहेंगे, ठीक है ना, अगर फंड में बहुत सारा पैसा है, आपकी तिजोरी में बहुत सारा पैसा है, तब तो देते रहेंगे। पर कई टाइम ऐसा भी तो आ सकता है कि इस फंड में ही पैसा ना हो, राइट, उस केस को समझते हैं। देखो, आप जानते हो 2020 के जो मार्च अप्रैल महीना था, तब इंडिया में कोविड-19 आ गया, ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा पहले आ गया था, मतलब 2019 में ही आ गया था चाइना में तो, पर इंडिया में 2020 के टाइम पे आया। अब याद करो हुआ क्या जब कोविड आया, जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं, जब कोविड आया तब क्या हुआ, तब सब चीजें बंद, एकदम बिल्कुल लॉकडाउन हो गया। अब उस टाइम देखो हुआ क्या, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो पहले यहां पे हम ऊपर बात कर रहे हैं, यहां पे ऊपर हम बात कर रहे हैं जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था, ठीक है, जैसे हमने बताया था ना कि 100 रुपया पहले अगर मान लो है बेस ईयर पे है, हर साल 14% का इंक्रीज होगा, तो यानी कि अगर इस साल 100 है तो अगले साल हो सकता है ये 114 हो जाए, 14% का इंक्रीज, फिर अगले साल फिर ये 14% का इंक्रीज 130 रुपये हो जाए, फिर अगले साल फिर 14% का इंक्रीज होके 148, एंड हर साल इस तरह से 14% का जब हम इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ये क्या है, ये है रेवेन्यू एक्सपेक्टेड, कि जीएसटी से इतना इनका मतलब इनका ना इतना पैसा आना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसा बोला गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि हर साल 14% का इंक्रीज होगा। पर ये तो था आइडियल सिनेरियो, रियल सिनेरियो क्या हुआ कि इनके पास कितना आया एक्चुअल, मतलब मुझे नहीं पता। देखो मान लो इस साल तो चलो 100 ही है, यहां पे हो सकता है कुछ आया हो कुछ नहीं आया हो, कुछ आया हो कुछ नहीं आया हो, या फिर अगर आया भी है ना, मान लो इस साल 110 आया, यहाँ पे मान लो 132 आ गया, यहाँ पे मान लो 140 आ गया, यहाँ पे मान लो 170 आ गया, 160 आ गया, या फिर तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि गैप थोड़ा सा है, यहाँ पे 4 रुपए देने हैं, यहाँ पे 2 रुपए वापस आएंगे या जो भी है, यहाँ पे 8 रुपए देने हैं, यहाँ पे 9 रुपए देने हैं, तो गैप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है जी। पर एक चीज आप नोटिस करो, जब बारी आई हमारी कोविड-19 की, कोविड-19 हुआ तो क्या हुआ, बिल्कुल लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन। आप ना पार्ले जी खरीद रहे हो, ना आप मोटर कार खरीद रहे हो, आप घर से बाहर निकल ही नहीं रहे, ना आपने नए कपड़े खरीदे, ना नया कुछ खरीदा, जब कुछ ना आप किसी रेस्टोरेंट में गए, अगर आपने ये सारी चीजें करी ही नहीं तो जीएसटी कहां से आएगा, जीएसटी तो हो गया बंद, ठीक है ना, आप कुछ खरीद ही नहीं रहे, आप अपने घर में बैठे हुए हो, जब आप कोई चीज खरीद ही नहीं रहे तो जीएसटी कहां से आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक्चुअल कितना कम हो गया होगा स्टेट का, बिहार की गवर्नमेंट का जब हम बात कर रहे थे या जिस भी गवर्नमेंट की, यहाँ पे तो उनका जीएसटी कलेक्शन तो बहुत ही कम हो गया होगा ना, हो सकता है कि ये 40 पे ही आ गया हो या 100 पे ही आ गया हो, ठीक है ना, क्योंकि कोई चीज खुली ही नहीं है, सारी चीजें तो सब लोग तो अपने घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जीएसटी जो जीएसटी था वो तो बहुत ही कम आया। अब देने कितने थे, देखो देने थे एक मतलब एक्सपेक्टेड था, देने नहीं एक्सपेक्टेड था 193, बट क्योंकि कोविड आ गया हो सकता है सिर्फ 50 रुपए पे चला गया इसका एक्चुअल कट्टे, तो यहाँ पे शॉर्टफॉल देखो कितना आया, शॉर्टफॉल आ गया 143 का। अब गवर्नमेंट ने सोचा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं 143 रुपीज कैसे दूंगी, इतने पैसे तो कैसे आएंगे, फिर लोगों ने सोचा होगा कोई बात नहीं, हमने एक कॉम्पनसेशन फंड बना रखा है, कॉम्पनसेशन फंड में से दे दो, है ना, आप यही सोच रहे होंगे कॉम्पनसेशन फंड में से पैसा दे दो, पर कॉम्पनसेशन फंड ये जो तिजोरी बनाई है इसमें से भी तो पैसा आना चाहिए किसी तरीके से, क्या इसमें पैसा आया, द आंसर इज नो। इसमें पैसा कैसे आ रहा था, जब लोग टोबैको कर रहे थे, टोबैको प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे या मोटर कार्स खरीद रहे थे, ठीक है ना, या फिर मैंने कुछ और आपको जो सेन गुड्स लग्जरी गुड्स के और एग्जाम्पल बताए थे, पान मसाला वगैरह, ये सारे तो लोगों ने कंज्यूम ही नहीं करे, लोगों ने गाड़ियां तो खरीदी ही नहीं, ठीक है ना। अब जब लोगों ने गाड़ियां ही नहीं खरीदी तो कॉम्पनसेशन फंड में पैसा ही नहीं आया, तो ये तिजोरी तो होगी खाली। जब ये तिजोरी खाली हो गई और इनको चाहिए कितना 143, यहां पैसा है नहीं, ये बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं, तो कैसे दे पाएंगे इतना सारा पैसा, तो यहां पे इशू आ गया। अब ये स्टेट्स है, ठीक है, बिहार की स्टेट है या जो भी स्टेट आप मान के चल रहे हो, ये स्टेट तो बोलेगी कि भैया मुझे तो पैसा चाहिए, आपने प्रॉमिस किया हुआ है, आपने एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी शॉर्टफॉल आएगा तो आप मुझे पैसा दोगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हाँ हमने लिखा तो हुआ है ऐसा, पर हमारे पास भी तो पैसा होना चाहिए, यहाँ फंड में तो पैसा ही नहीं आ रहा, तो कैसे करें, ये इशू आ गया था, ठीक है ना। और यही इतना मेजर इशू बनाना कि इतने सारे आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग देखने को मिले, बहुत सारे आर्टिकल्स। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ना इनको ऑप्शंस दिए कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, फिर स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट किया, हमें उतने डिटेल में नहीं जाना क्योंकि ये 2 साल पुरानी कहानी हो चुकी है, तब इस तरह के इशू आने लग गए। फिर फाइनली क्या हुआ था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना एक तरह से आप कह लो कि एक तरह से लोन लेके इनको ये चीज़ दे दी
ठीक है जी। तो यहाँ तक ये कहानी थी कि किस तरह से हमें कोविड-19 के अंदर इस तरह का शॉर्टफॉल देखने को मिला। तो जो 2020 का क्वेश्चन है ना था ना, अब उसको एक बार ट्राई करना, वो डेफिनेटली आपने अगर ये चीज़ समझ आ गई ना कि किस तरह से क्या इशू आया, किस तरह से यहाँ पे हमारे कंपनसेशन फंड में पैसा नहीं है और इनको जो पैसा चाहिए वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था वो तो हर साल बढ़े जा रहा है 14% से, पर जो रेवेन्यू एक्चुअली इनके पास आ रहा है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम तो लॉकडाउन में बैठे हैं, कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी इसके रिगार्डिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं देखो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आई होप ना समझ भी आ गई होंगी। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे दिक्कत आई है, वो कुछ नहीं है, ये सिंपली ना मतलब ये यहाँ 100 114 जो मैंने डिस्कस किया, ये कुछ नहीं है, ये सिंपली मैथमेटिक्स है, ठीक है। परसेंटेज के टॉपिक में ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस भी करते हैं सीसेट के अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर ये चीज़ें आपको आती होंगी, ठीक है। अगर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, मैं थोड़ा सा एक कंसर्न एड्रेस कर दूं, बहुत सारे लोग ना सी सेट के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज डाल रहे थे कि सर सी सेट के रिगार्डिंग बहुत इशू आ रहा है, या फिर पता नहीं लग रहा कि सी सेट कैसे करें, सी सेट काफ़ी डिफिकल्ट हो गया पिछले सालों के अंदर। तो देखो उसी के लिए ना हमारी टीम की तरफ से यूसेप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यूपीएससी सी सेट एक्सपर्ट प्रोग्राम। यहाँ पर जो सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, जो डेटा इंटरप्रेशन हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं सारे अच्छे से विद बाकी और चीज़ों के साथ ही। एक साथ ही मैं और चीज़ें कंसर्न आपका एड्रेस करना चाहता हूँ। देखो कुछ एस्पिरेंट्स ने लिखा था कि ना एक पर्टिकुलर टॉपिक था जो अपलोड हुआ था एज अ डाउट, एक तरह से डेमो लेक्चर की तरह, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं था, वो एक्चुअल में इसलिए हुआ क्योंकि थोड़ा ना ये जो हमने टॉपिक अपलोड किया था इसमें ये थोड़ा पहले अपलोड हो गया था, तो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो कहीं ना कहीं जो इसके पहले वाला जो लेक्चर था ना वो अपलोड नहीं हो पाया था। तो मैंने अभी टीम को बोल दिया है वो 1-2 दिन में इस टेक्निकल इशू को रिजॉल्व कर देंगे। अब आप एक काम करना, अगर आपको ये डेमो लेक्चर देखना है ना इसके रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली आप बाय मंडे और बाय ट्यूसडे, मतलब 1-2 दिन में आप इस चीज़ को देख लेना। आपको रियलाइज होगा कि जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं ना इस प्रोग्राम के अंदर, वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अंदर डिस्कस किए जाते हैं कि पहले पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सारे के सारे आए हैं उनको डिस्कस कर लिया गया, फिर लास्टली आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड किएंगे, ठीक है ना, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को चेक कर पाओ। उसके बाद फिर डाउट सेशंस आपके होंगे, ठीक है, डाउट सेशंस तो होंगे ही होंगे, यहाँ पर भी हम थोड़ा ना प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिया करूंगा ताकि देखने के लिए कि आप उन चीज़ों को रियल टाइम के अंदर कैसे अप्लाई करते हो। एंड लास्टली आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके साथ फॉर्मूला बुकलेट हो गया या और चीज़ें वो तो सारी हैं ही हैं। तो सारे के सारे पूरा ना एक तरह से फुल फ्लेज्ड कोर्स बनाया गया है ताकि एटलीस्ट जो आपका सीसेट का कंपोनेंट है ना वो किसी तरह से ना रुके, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ एड्रेस करना जरूरी था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ना मेरे पास बहुत सारी मेल्स आई हैं कि सर सीसेट से काफ़ी डर लग रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैंने डिसाइड किया कि आपको ना एक बार अच्छे से बता ही देता हूँ। कुछ डाउट्स हैं आपके तो डेफिनेटली इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या video.onlyis.in पे जाके आप डेफिनेटली इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, ये यहाँ पे भी अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हो, राइट। तो ये समझ आया कि कैसे हमें शॉर्टफॉल देखने को मिला। और आप ना इस ग्राफ में भी एक चीज़ नोटिस करो, क्या 2020 और 2021 का साल याद है, 2020 और 2021 वही टाइम जब कोविड आया। आप एक चीज नोटिस करिए, ये येलो लाइन देखो जो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ रेड के फॉर्म में, बेसिकली हर साल देखो कितना आ रहा है। हर साल जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है, जैसे इस साल 1.68 लाख करोड़ है, 1.4 लाख करोड़ है, या ये भी 1 लाख करोड़ से ऊपर है। पर जब कोविड आया था तो कितना कम हो गया था, 0.3 लाख करोड़ के आसपास था। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा पैसा की कमी आ गई होगी हमारे इनके पास, जो मतलब रेवेन्यू कितना कम जनरेट हुआ है जीएसटी कलेक्शन के द्वारा। पर एक्सपेक्टेड कितना था वो मैंने आपको बताया कि हर साल 14% के इंक्रीज से बढ़ रहा था, पर आया कितना, बहुत ही कम। इस वजह से शॉर्टफॉल जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया और कॉम्पनसेशन सेस में पैसा अलग से नहीं है। तो ये पर्टिकुलर रीजन था तब जो जीएसटी कॉम्पनसेशन को रिलेटेड इश्यूज थे, राइट। एक चीज और देख लेते हैं कि क्योंकि ना देखो जीएसटी के क्या हो गए हैं, जीएसटी के हो गए हैं 5 साल। अब 5 साल में हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया लग गया है ना कि जीएसटी से क्या फायदा हुआ, या कुछ नुकसान भी हुआ या नहीं हुआ, ये सारे पॉजिटिव्स ही हैं। तो आप मुझे बताओ थोड़ा सा कि जीएसटी से आपको क्या लगता है कि किस तरह से क्या फायदे हुए। देखो पहले तो हमने देखा कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है, कास्केडिंग इफेक्ट को इसने रिमूव कर दिया तो वो चीज़ होगी। साथ ही साथ देखो इसने चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, ठीक है ना, कि कुछ हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रेट्स हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे अलग टैक्स चल रहा है, टैक्स रेट चल रहा है, दूसरी जगह कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ चीज़ों को ऑनलाइन लेके आए हैं, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल्स हो गया, जैसे हमने GSTN नेटवर्क देखा था तो इसके थ्रू जो हो गया हमारे, जैसे ना ऑनलाइन पोर्टल हो गया, ई वे बिल्स हो गया। तो इस तरह से हुआ क्या है
कि ऐसा नहीं है कि अब आप टैक्स नहीं पे कर रहे, अब जो इंपॉर्टेंट जिनको टैक्स पे करने की जरूरत थी वो टैक्स पे कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टैक्स इवेजन वाले इश्यूज थे वो भी काफ़ी हद तक कम हुए हैं, ठीक है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से भी उनको अकॉर्डिंगली मतलब ना कि हर स्टेज पे अकॉर्डिंगली टैक्स पे करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ देखो इसके साथ ही ना बहुत सारे और भी आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि जैसे ना कि डिफरेंट आप कंट्रीज देखो, जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इसी टाइप का सिस्टम चलता है। तो इंडिया ने भी कहीं काफ़ी हद तक उसी टाइप का सिस्टम थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करी हुई है, राइट। एंड बाकी जो भी इंडिया के और इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, या आप कह लो कि ना मेक इन इंडिया हो गया, कहीं ना कहीं उसमें भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। और भी आप पॉइंट्स अपने एंड पे भी ऐड इन चीज़ों को कर सकते हो, राइट। पर सारे पॉजिटिव्स ही हैं क्या, कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे। देखो कुछ चैलेंजेस ना वैसे देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो पहले इसमें बोला गया कि ये वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही है, पर आपने एक चीज़ रियलाइज़ करी, पहली बात तो ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स का तो कोई काम ही नहीं है। तो वन नेशन वन टैक्स है नहीं है पता नहीं, ठीक है। और ऊपर से वन टैक्स भी नहीं है, किसी चीज़ पे 5% लग रहा है, किसी पे 12 लग रहा है, किसी पे 18 चल रहा है, किसी पे 28 चल रहा है। तो सच में क्या ये वन टैक्स है या नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है ना। मतलब ऐसे मतलब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ऐसा लिखते हैं कि मतलब वेदर इट इज़ रियली वन नेशन वन टैक्स से क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में सिंगल टैक्स स्लैब्स होती है, यहाँ पे इतनी सारी टैक्स स्लैब बन गई हैं। और ये लाया किस लिए गया था कि थोड़ा चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जा पाए। पर काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इसने फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर दिया कि किसी को समझ ही नहीं आता। आप आज के लेक्चर को ही देख लो, ठीक है ना, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसके अंदर, इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, यहाँ पर ही समझना काफ़ी चीज़ों को बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने देखा ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें तो जीएसटी से बाहर हैं। तो क्या सच्ची में सभी टैक्सेस मतलब ये वन टैक्स सच में है या नहीं भी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे आप इसके अलावा और भी चीज़ें देख सकते हो। काफ़ी सारे लोग इनफैक्ट ना ये भी बोलते हैं कि जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो एमएसएमईज हैं, कहीं ना कहीं उनको भी इम्पैक्ट आया है, राइट। कि उनको मतलब बहुत अच्छे से ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो पाई एमएसएमईज, और जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया गया है। इसके अलावा एक ना जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की बात करी गई थी, ये चीज़ अभी तक नहीं बनी, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज हैं। इसके अलावा देखो एक दो पॉजिटिव्स और भी हैं कि जैसे ना फेडरलिज्म हो गया, ये इसने हमारे फेडरलिज्म को एक तरह से काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हम पढ़ते हैं ना नीति आयोग के अंदर, ये चीज़ें हो गया। बाकी और चीज़ें भी आप अपने एंड पे डेफिनेटली सोच सकते हो। तो ये हो गए पॉजिटिव्स और कुछ चैलेंजेस। तो कहीं ना कहीं अगर इस साल कुछ ऐसा एनालिसिस का क्वेश्चन आता है हमारा जीएसटी के कॉरस्पॉन्डिंग, या और कोई इनिशिएटिव्स की कि कैसे कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए हैं इसके अंदर, आई एम वेरी श्योर कि आप उनको आंसर कर दोगे। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग की, कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ। जो अभी थोड़े दिन पहले 28 और 29 जून को मीटिंग हुई थी। साथ ही साथ एक मेजर जो क्वेश्चन बन के आ रहा है, कहीं जगह हमें पढ़ने को मिल रहा है कि कॉम्पनसेशन सेस एक्सटेंड हो गया है, कहीं जगह लिखा हुआ है कि ये चीज़ एक्सटेंड नहीं हुई, यहाँ पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली मुद्दा क्या है। देखो याद करो मैंने आपको क्या बोला कि जब कोविड आ गया तो कोविड के टाइम पे स्टेट्स को पैसा देना था, क्योंकि प्रॉमिस क्या हुआ था कि 14% इंक्रीज के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। पर तो अकॉर्डिंगली देना पड़ा सेंटर को, ठीक है ना। और सेंटर ने ये चीज़ प्रोवाइड करने के लिए कुछ हद तक लोन लिए, ठीक है ना। सेंटर ने कुछ लोन लिए ताकि इसको रीपे करने के लिए, पर सेंटर के पास खुद तो पैसा था नहीं, क्योंकि उस कॉम्पनसेशन सेस तो जो कॉम्पनसेशन फंड था वो तो खाली पड़ा था, तो लोन लेने पड़े। अब इस लोन को वापस भी तो करना है, ठीक है ना। दिस लोन नीड्स टू बी रिटर्न्ड। अब ये लोन का जो पैसा ले तो लिया, रिटर्न कहाँ से करेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो कंपनसेशन सेस हम लगा रहे हैं ना सिन गुड्स के ऊपर, इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। मतलब ये सेस चलता रहेगा सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स के ऊपर। कब तक ये चलेगा, अगले 4 साल, नियरली मार्च 2026 तक। यानी कि यहाँ से सिन गुड्स से कुछ पैसा आता रहेगा आने वाले सालों में भी, वो कंपनसेशन सेस में जाएगा, एंड उसके बेसिस पे कंपनसेशन सेस को यूज करते हुए ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इस लोन को वापस कर देगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो हम सेकंड आर्टिकल है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026। फिर सर ये ऊपर वाले का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लिएगा कि एक्सटेंड करने के लिए। यहाँ पे देखो फर्क क्या है, जब मैंने आपको नीचे वाले आर्टिकल में बताया ना, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे जो सेस है वो तो एक्सटेंड हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, जो लोन ले रखा है ना उसको वापस करने के लिए। पर यहाँ पे स्टेट्स पता क्या डिमांड कर रही थी कि सर आपकी जैसे ना हो रहा था कि हर साल 14% इंक्रीज के हिसाब से इनको जो भी शॉर्टफॉल था वो स्टेट्स को मिलता जा रहा था। अब ये शॉर्टफॉल बंद हो जाएगा, समझ आया। जैसे मान लो कि 2022 तक था ना, 2022 तक क्या था कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई शॉर्टफॉल आता है, जैसे 9 रुपये हमने डिस्कस किया था और भी किया था,
वो शॉर्टफॉल अब गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। जो सेस लग रहा है वो सिर्फ एक पर्पस के लिए लग रहा है। किस पर्पस के लिए? कि जो लोन लिया हुआ था ना गवर्नमेंट ने, इनके 2022 तक के जो सेस को पूरा कर सेस नहीं, इनके 2022 तक के जो कमिटमेंट थी कि हम आपके जो शॉर्टफॉल होगा उसको पूरा करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज के जो लोन लिया हुआ था उसको रिटर्न करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉम्पनसेशन सेस को एक्सटेंड किया गया है। अब अगर अगले साल 2023 के अंदर 24 के अंदर किसी भी स्टेट का कोई ना कोई शॉर्टफॉल आता है जीएसटी कलेक्शन के अंदर, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन सेस किसके लिए है? अब ओनली फॉर रिटर्निंग द लोन, जो हमने कोविड-19 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट की शॉर्टफॉल आई थी उसको हटाने के लिए लिया था, उस लोन को वापस करने के लिए किया जा रहा है। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब जो काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें कुछ डिसीजन लिए गए, जैसे कि पहले जब आपके चेक होते थे उसके ऊपर कोई रेट नहीं लगता था, अब 18% कर दिया गया। मैप जो आप एटलस वगैरह लेते हो चार्ट्स, ठीक है, इस पर 12% कर दिया गया। ये चीज़ें और भी आप पढ़ सकते हो। इस तरह से डिफरेंट जगह पे अकॉर्डिंगली रेट्स को लगाया गया है। यहाँ पे और फर्दर लिस्ट है, आप इस फर्दर लिस्ट को भी देख सकते हो। आप कई बार सोचते होंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, जो जैसे इन्होंने ना अलग अलग चीज़ों पे आप देख रहे हो, ई वेस्ट के ऊपर भी कहीं था, ठीक है ना, जैसे सोलर वाटर हीटर के ऊपर एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे ई वेस्ट का 5% से 18% कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया। देखो इसके पीछे का रीज़न है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखो इस डायग्राम को जानने की कोशिश करो। यहाँ पे देख लो, कोई चीज़ बन रही है, ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। अब फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ इनपुट्स लग रहे हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना कि इनपुट्स के ऊपर जो टैक्स लगता है वो ज़्यादा होता है। जैसे हो सकता है कि इनपुट्स के ऊपर टैक्स 12% लग रहा हो, 18% या 28%, और जो फाइनल उसका बन के आउटपुट है उस पर टैक्स लग रहा हो 5%। जैसे रबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। रबर के ऊपर मान लो, रबर नहीं, टायर का मान लो, टायर अगर फाइनल प्रोडक्ट है, अगर आप टायर किसी को बेच रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा? 5%। पर अगर आप किसी को रबर बेच रहे हो तो रबर के ऊपर मान लो लग रहा है 12%। अगर आपको किसी को स्टील बेच रहे हो तो स्टील को टैक्स लगेगा 18%। तो यानी कि इनपुट के ऊपर देखो टैक्स कितना लग रहा है? ज़्यादा। और जो फाइनल प्रोडक्ट है टायर, उसके ऊपर टैक्स कितना लग रहा है? उसके ऊपर लग रहा है टैक्स कम। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और जब आ जाती है बात इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की, तब उस केस में आपको याद है हमने आईटीसी पढ़ा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का ना बहुत इशू हो जाता है। कैसे? क्योंकि इनको देखो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो टैक्स पे करना पड़ रहा है वो कम है, वो कम परसेंटेज है। तो कहीं ना कहीं इनको गवर्नमेंट की तरफ से ना इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगा, मतलब इनके पास पैसा आएगा। अब पैसा आने में कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है, और इनके जो वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज होते हैं ना, वो क्रॉप अप हो जाते हैं कि डेली नीड्स के लिए इनको जो पैसा चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। मतलब पैसा वहाँ पे आना होता है पर अभी आया नहीं है, वो आएगा। तो इस वजह से वर्किंग कैपिटल इश्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको ध्यान में क्या रखना है आईटीसी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग? ये पर्टिकुलर कंडीशन तब आती है जब हमारे इनपुट्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जो टैक्स रेट लग रहा है वो ज़्यादा है और आउटपुट के ऊपर टैक्स रेट है वो कम है। तो जब हम जिन चीज़ों के ऊपर अभी जो जीएसटी काउंसिल में टैक्स रेट्स को बढ़ाया गया है ना, वो इसलिए बढ़ाया गया है ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हो उनके ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा हो पाए और इनपुट्स के ऊपर टैक्स कम हो पाए, और जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी कंडीशन है इसको हटाया जा पाए, ताकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इनका ब्लॉक हो गया है इसको हम रिमूव कर पाएं एंड अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में इसको यूज़ किया जा पाए। ठीक है। अगर नहीं भी देखो कोई टॉपिक नहीं समझ आया ना, थोड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बता पाऊँ। तो अगर बस नहीं याद रहते, बस इतना ध्यान रख लेना कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है? ऐसी कंडीशन जहां पे इनपुट्स पे टैक्स लग रहा है ज़्यादा और आउटपुट पे लग रहा है कम। उसी तरह से जो हमने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े जैसे कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, उसके बारे में भी बस इतना ध्यान रख लो कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट ऐसी रेट होती है कि जब रेवेन्यू जनरेशन गवर्नमेंट का डिक्रीज ना करे, जब वो अकॉर्डिंगली नए जीएसटी रेट पे आए, तो उस रेट को बोलते हैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। उसी तरह से हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नेटवर्क की बात करी, वो क्या प्रोवाइड करती है? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करी, ये क्या था? जब सेलर जीएसटी नंबर के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता पर बायर रजिस्टर्ड होता है तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टैक्स प्रोवाइड करे गवर्नमेंट को। तो इस तरह से ना जो ऐसे टफ टॉपिक्स हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, अगर इनके टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं समझ पाए हो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, सिंपली इनकी एक एक लाइन याद कर ले जानी है, क्योंकि मोस्टली अगर इससे क्वेश्चन बना तो उन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा, राइट। जैसा कि आप सभी बोल रहे थे कुछ सर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आइए, कुछ एमसीक्यूज भी। तो देखो ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। साथ ही साथ ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी दिस वीक,
उसके अंदर मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी मुझे आंसर अपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। तो आपको ऐसे बताना है कि फर्स्ट का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, एंड अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली ए बी सी डी में से क्या आंसर है वो भी आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली बता पाओगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको दो हमारे कोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया, एक था प्रारंभ कोर्स, ठीक है, और दूसरा जो यूपीएससी सीसेट एक्सपर्ट प्रोग्राम सीसेट से रिगार्डिंग था। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ में आपको दिक्कत है आप अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करके अपनी दिक्कतों को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो दिस इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप सभी को ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा कि कुछ जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स थे क्या आपको आज के लेक्चर करने के बाद क्या उनको क्लियर हो पाए, क्या आपको थोड़ा क्लैरिटी आ रही है कि किस तरह से हम स्टैटिक पार्ट को करंट अफेयर पार्ट के साथ लिंक करके हम जो अपने ना एग्जाम क्लियर करने के चांसेस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली पिछले हफ्ते भी आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए एंड अकॉर्डिंगली इस हफ्ते भी मैं आई विल बी वेटिंग कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। एंड डेफिनेटली आपको जो मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं आप उनको भी अकॉर्डिंगली मुझे बताओगे कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।